हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो कि है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कंटेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है वेज का, डेफिनेशन क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग क्या है। द टर्म वेज इम्प्लाइज रिवॉर्ड टू द लेबरर्स। हियर the word comes reward to the laborers for the services rendered by them। सिंपल सी चीज़ है कि वेजेस को इन्होंने कहा है लेबरर्स को दिया जाने वाला रिवॉर्ड, जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करी एम्प्लॉयर को, उसके रिटर्न में जो रिवॉर्ड लेबरर्स को दिया जाता है एज अ कंपनसेशन, दैट इज नोन एज वेजेस। इट मे बी पेड डेली, वीकली, फॉर्टनाइटली, मंथली, पर आवर और पर यूनिट। इसका जो पेमेंट होता है वो डेली बेसिस पर भी हो सकता है, वीकली बेसिस पर भी हो सकता है, मंथली बेसिस पर भी हो सकता है, पर आवर बेसिस पर भी हो सकता है और पर यूनिट बेसिस पर भी हो सकता है। Services rendered by the laborer include both physical and mental services। अब यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, दोबारा से देखेंगे। पहली चीज़ क्या थी कि वेजेस को क्या कहा गया, रिवॉर्ड, जो कि लेबरर्स को दिया जाता है जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की ऑर्गेनाइजेशन को। और ये आपका जो पेमेंट है, ये जो आपका रिवॉर्ड है, ये आपका डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पर हो सकता है। अगर आपने आवर्स के बेसिस पर काम किया है उस बेसिस पर हो सकता है। पर यूनिट, जैसे प्रोडक्शन में पर यूनिट आपने एक यूनिट प्रोड्यूस करी तो उसके पर यूनिट आपको पेमेंट होगा। तो जो भी सर्विसेज लेबरर ने दी, फिजिकली या मेंटल सर्विसेज, वो सब उन सब का जो रिवॉर्ड, उन सर्विसेज के रिटर्न में जो रिवॉर्ड पे किया गया लेबरर्स को, वो इट कम्स अंडर वेजेस। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इन वर्ड्स ऑफ बेनहम, वेजेस आर अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। बिल्कुल वही डेफिनेशन दी है जो हमने डिस्कस करी है मीनिंग में, वही डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO, wages refers to that payment which is made by the employer to the laborers for his services hired on the conditions of payment per hour, per day, per week और per fortnight। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि वेजेस एक तरीके से रिवॉर्ड है जो लेबरर्स को दिया जाता है, ताकि किसके बदले दिया जाता है, उनकी सर्विसेज लेने के बदले। जो ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे सर्विसेज ली, उन सर्विसेज के बदले में उनको जो रिवॉर्ड दिया जाता है, जो कि डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर यूनिट भी हो सकती हैं। तो वही चीज़, वही रिवॉर्ड क्या कहलाता है, आपका वेजेस। देखिए, मैंने ये चीज़, आप सोचेंगे कि मैंने बार बार रिपीट करी है, मैंने एक ही मीनिंग को बार बार डिस्कस किया है। मैं बेटा, तब तक मेरी आदत है कि मैं तब तक रिपीट करती हूँ जब तक वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स ना हो जाए। हाँ, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे मेरा किस तरीके का आपका पढ़ाने का रहेगा, कि आपको जब तक वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स ना हो जाए, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो जाए, मैं तब तक रिपीट करूँगी। ठीक है। तो सेकंड चीज़ देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस, कि वेजेस के टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले है सब्सिस्टेंस वेज। सब्सिस्टेंस वेज क्या होती हैं? The wage that can meet only bare physical needs of a worker and his family is called subsistence wage। अगर आपने मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ी हैं, उसमें आपने मास्लो थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें सबसे पहली जो नीड होती थी वो किस पर डिपेंड होती थी? आपकी बेसिक नीड्स पर। तो यहाँ पर सब्सिस्टेंट वेज जो है, सब्सिस्टेंट वेज के थ्रू ये इस तरीके की वेजेस होती हैं जिसमें केवल जो लेबर है, जो एम्प्लॉय है जिसे हम कहेंगे, वो केवल उसकी फिज़िकल नीड्स फुलफ़िल हो पाती हैं, उसकी फैमिली की कुछ बेसिक फिज़िकल नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं। तो उसको हमने कहा सब्सिस्टेंस वेज। इट मीन्स कि आपके जो बेसिक नीड्स हैं लेबर्स की, वो फुलफ़िल होंगी, वो बेसिक फिज़िकल नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगी। आपको पता ही है कि किसी भी इंसान के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है।
तो वो इस तरीके की ये उस तरीके की वेजेस हैं, ये उस तरीके का रिवॉर्ड है, उस तरीके का पेमेंट है जिससे जो केवल लेबरर्स की केवल कुछ फिजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज आपकी वो वेज जिससे वर्कर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर इन सबको फुलफिल करेगा, दैट इज़ मिनिमम वेज। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी फेयर वेज। फेयर वेज क्या है? आपका एक अपवर्ड स्टेप है किसके? मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा। फेयर वेज एडजस्टेबल होती है। इसमें क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग द capacity of the industry to pay and the prevailing rates of wages in the area of industry. Fair wages minimum wage से थोड़ा ज़्यादा एक अपवर्ड स्टेप है वेजेस में। इसमें क्या होता है? जो वेजेस डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करती हैं कि इंडस्ट्री की कितना कैपेसिटी है लेबर को पे करने की, और जो प्रिवेलिंग रेट्स चल रहे हैं वेजेस के इंडस्ट्री में उसके ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब जो ऑल ओवर इंडस्ट्रीज़ पे कर रही हैं लेबरर्स को। ठीक है, तो ये जो हमारा वेज रेट रहेगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि एट प्रेजेंट मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट कंडीशंस पर हमारे वेज रेट डिपेंड करेंगे, दैट इज़ फेयर वेज। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या कहा उसने कि एज वन वी शुड नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर बट फॉर सम फ्रूजल कंफर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, गुड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, सम अम्यूजमेंट एंड प्रोविजन फॉर सिकनेस एंड ओल्ड एज इंक्लूडिंग सम मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर उसने क्या कहा कि लिविंग वेज एक और अपवर्ड कहेंगे अपवर्ड स्टेप है। मिनिमम वेज, फेयर वेज से ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर आपको केवल फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, इसके अलावा जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है मतलब जिससे आपकी लाइफ और कंफर्टेबल हो सकती है, जैसे आपके चिल्ड्रंस को गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना और आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ सेफ्टी वगैरह, इसके लिए ओल्ड एज लाइक पेंशन वगैरह हो गया, आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड हो गया। तो इस तरीके जब आपके वेजेस में ये सब ऐड ऑन करके दिया जाएगा देन दिस वेज बिकम्स लिविंग वेज। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्सिस्टेंस वेज केवल आपकी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करेगी, आपकी फैमिली की फिजिकल नीड्स जो होंगी केवल उनको फुलफिल करेगी। मिनिमम वेज देन इट इनेबल द वर्कर टू गेट 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेम फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। देन फेयर वेज इज एन एडजस्टेबल स्टेप। ठीक है, moves up like it depends upon the capacity of an industry to pay and prevailing or present rate of wages in the area of industry. ठीक, जैसे कि आपको पता है फेयर वेज में मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर लेबरर्स के जो रेट्स प्रिवेलिंग रेट्स चल रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी स्टेट्स में क्या रेट चल रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में क्या स्टेट हैं, उत्तराखंड स्टेट में क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो उस बेसिस पर फेयर वेज डिसाइड होती हैं। देन लिविंग वेज एक मूविंग अपवर्ड स्टेप है। इसमें क्या होगा, केवल फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर पर डिपेंड ना होकर वेज सिस्टम जो डिपेंड रहेगा वो रहेगा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ पर जो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, जिसमें आपका गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, provision for sickness, health insurance, health facilities, medical facilities, old age schemes like pension, gratuity fund, etc. जो उसको सोशल सिक्योरिटी के तौर पर प्रोवाइड की जाएंगी, दैट इज़ लिविंग वेज। हमारा वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है HRA में, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्टाफ इट रिक्वायर्स। क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है एक सही क्वांटिटी में एक सही क्वालिटेटिव स्टाफ प्रोवाइड करता है
वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम अपने लेबरर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा वेजेस पे करेंगे तो हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयज़ आएंगे और सही क्वांटिटी में भी हम उनको चूज़ करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ इंडस्ट्रीज़ में लोग जाना और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लेबर जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको जो प्रिवेलिंग वेज रेट्स हैं उनसे कम रेट्स में हायर किया जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग वहाँ पर जाना नहीं पसंद करते। तो बट बेसिक क्या है रीज़न कि अच्छी एम्प्लॉयज़, अच्छे लेबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तब अट्रैक्ट होंगे जब हम उनको सही से वेजेस एंड सैलरी पे करेंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा रिटेन द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे टाइम तक तब तक जुड़ा रहेगा जब तक उसको बेसिक जो जिस कंपनसेशन है, जो उसको जिस चीज़ के लिए उसको हायर किया है वो चीज़ें लाइक उसका जो कंपनसेशन है, उसकी जो सैलरी है वो उसको टाइम पर पे की जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट में था उसके अकॉर्डिंग पे की जाए, उसको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स पे किए जाएँ। कल हमने फ्रिंज बेनिफिट्स में डिस्कस भी किया था कि अगर एम्प्लॉय को हम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा तो वो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोटिवेट एम्प्लॉयज़ फॉर गुड परफॉर्मेंस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। सिंपल सी चीज़ है कि हम किसी एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है मेंटेन इक्विटी एंड फेयरनेस इन कंपनसेशन फॉर सिमिलर जॉब्स। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इक्विटी और फेयरनेस। सिमिलर जॉब्स हैं, एक डेजिग्नेशन है, उनके थ्रू ऑलरेडी वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने कर रखा है डिसाइड कि इस जॉब के लिए ये सैलरी है, इस जॉब के लिए ये वेजेस है। ठीक है, तो वहाँ पर ये इक्विटी हो जाती है, ये बायसनेस नहीं होती कि हमने फेयर नहीं रखा, हमने जो हमारे जिनसे हम थोड़ा सा हमने किसी के साथ अनफेयर किया है, नहीं। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहले ही पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर वेजेस फिक्स कर देते हैं, जिससे वहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होती और सभी एम्प्लॉयज़ अपने आप को इक्वली फील करेंगे। अचीव फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम टू अकोमोडेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एज एंड व्हेन दीज टेक प्लेस। यहाँ पर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, जैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होंगे या होते हैं तो और वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए, आपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ बोनस पे करा, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट फील करेगा और अपने और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। मेक द सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम अपने सिस्टम को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को भी कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि जब हमारे पास लेबर्स हर एक ऑल द टाइम अवेलेबल रहेगा, एवरी टाइम अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ पर क्या है कि कभी भी हमें इस तरीके से कि हमें हमारे पास कोई कंडीशन आई एकदम से और हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने हमसे ज़्यादा वेजेस मांग ली, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमने वो चीज़ पहले से ही क्लियरली मेंशन कर रखी है और हम लेबर्स को सही फैसिलिटीज़, सही वेजेस पे कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे लिए जो लेबर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक फेयर कंपनसेशन इंश्योर करता है। सिंपल सी चीज़ है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम सभी जॉब्स के लिए जो वेजेस हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं, तो यहाँ पर कंपनसेशन हर एक के साथ फेयर रहेगा। ठीक, प्रोवाइड्स कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ वर्थ।
एम्प्लॉय यहाँ पर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की वर्थ के जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ वर्थ प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी जब हम देखते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, जो वेजेस ये डिसाइड की गई हैं सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जो सैलरी फिक्स की गई है वो डिपेंड करती है उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उसकी स्किल्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम जो कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को उसकी वर्थ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अवॉइड्स द चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म फ्रॉम क्रीपिंग इन व्हेन वेज रेट्स आर असाइन। यहाँ पर फेवरेटिज्म के चांसेस जो हैं वो अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो वेजेस हैं वो प्री डिसाइडेड हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है। इट इन्हेंस एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। सिंपल सी चीज़ है कि वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम एम्प्लॉय के मोरल को इन्हेंस करते हैं और उसे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहला है कंपनसेशन इन अहेड ऑफ इन्फ्लेशन, then matching with market rates, increase in compensation reflecting increase in the prosperity of the company, and the last one is compensation system free from management discretion। वही सारी चीज़ें हैं कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तब भी हमने कंपनसेशन जो है वो डिसाइड कर रखा है, फिक्स कर रखे हैं। ठीक है। इसके अलावा मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग मैच करके हम जो वेज रेट है वो फिक्स करते हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन कंपनसेशन रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनसेशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, वेजेस को इंक्रीज़ किया जाता है, कंपनसेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, इट मीन्स कि हमारी कंपनी जो है वो प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव ऑन कर रही है। ठीक है। मत मीन्स हमारी कंपनी का अच्छा ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट है कंपनसेशन सिस्टम फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट डिस्क्रेशन। सिंपल सी चीज़ है कि अगर कंपनसेशन पहले से ही फिक्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, देन यहाँ पर मैनेजमेंट कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाती। हमारा जो वेज सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को उनके वर्थ के अकॉर्डिंग ही पे करेगी वेजेस। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोई बायसनेस नहीं कर सकती। That's all for today. Hope you like our session, and still if you have any doubt then please send your query in the comment section, and if you like then please like and subscribe our channel. Thank you.